हाँ, गर्म। गुड इवनिंग। जोहार सभी को। रितु जी, ये क्लासेस जनरली अभी तो टाइमिंग 5 ही है, 5 ही चलेंगी। चेंज होगा तो बताया जाएगा। फिलहाल तो 5 बजे ही क्लासेस चल रही है ना। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सबीर। सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट जुड़िए। तो पढ़ रहे थे इसको, थोड़ा सा हम बोले थे कि एक टॉपिक इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, उसके बाद आगे जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना उसको थोड़ा क्या कहते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे, है ना। तो ये टॉपिक एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए बार बार लोग फंसते हैं, है ना। तो कल हम पूरा बैकग्राउंड, पूरा स्टोरी कल समझाए थे आप लोगों को, यूरोपियंस को लेके, भारत और यूरोपियंस के कैसे ट्रेडिंग रिलेशन शुरू होता है, कैसे कैसे पुर्तगाली भारत में प्रवेश करते हैं, क्या कुछ सीन चल रहा होता है, सब कुछ कल हम आपको समझाए थे, है ना। जुकाम साथ। ठीक है। चलिए धीरे धीरे जुड़ेंगे सब लोग। तो कल ये मैप समझ गए थे ना आपको। ओटोमन टर्क अंपायर कैसे जो है कोलैप्स करता है, कैसे जो है खलीफाओं का मुस्लिम रूल्स एस्टेब्लिश होता है, मुस्लिम रूल कैसे प्रभावित करती है जो यूरोप का जो व्यापार भारत के साथ चल रहा था उसको कैसे प्रभावित करते हैं ये अरब्स। कल हम आपको सब समझा चुके थे। फिर वही इसी के ये में एक नए रूट की खोज की जाती है। नए रूट की खोज के लिए यहाँ पे जो है प्रयास होता है, और अंततः वास्को डिगामा 1498 में भारत के कालीकट में प्रवेश करता है, जहाँ का शासन जमोरिन था। अब्दुल माजिद इसको लेके यहाँ पे आता है। यहीं से फिर यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश की कहानी शुरू होती है। फिर धीरे धीरे एक एक करके सब आना शुरू करेंगे। डच आएंगे, है ना, इंग्लिश आएंगे, है ना, फ्रेंच आएंगे, डेनिश आएंगे, सब अपना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपस में राइवलरी चलती है, दुश्मनी चलती है, मार काट लड़ाई झगड़ा होगा। और अंततः विजयी कौन बनता है? अंग्रेज बनता है। और अंततः अंग्रेज विजयी बनने के बाद भारत में भी भारत के अलग अलग राजवंशों के साथ युद्ध करेगा और भारत में इंग्लिश रूल की स्थापना होगी। सो ये कहानी चल रही थी। तो कल हम ये सब कुछ आपको कल संक्षेप में समझाए थे। ठीक है। 6 टाइम बज रहा है क्या? 5 बजना है ना अभी। 5 बजे ही क्लासेस की टाइम रहेगी, है ना। 5 बजे ही क्लासेस की टाइम होगी। जी, इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किए हैं। पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इस पीडीएफ में जो भी है हम सब पढ़ाएं कल आपको। ये सारे गवर्नर्स, जो प्रमुख गवर्नर रहे हैं पुर्तगालियों के द्वारा भारत के लिए, जो गवर्नर की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अल्मीडा थे, कुन्हा थे और अल्बुकर्क थे। ये 3 मुख्य थे। तीनों के द्वारा क्या कुछ कार्य किए गए, क्या कुछ योगदान था, वो कल हम समझा दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। इन तीनों गवर्नर के ऊपर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। सो इसको ठीक से आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, इसके आगे थोड़ा सा जो ये सेक्शन था, जो कल हम नहीं पढ़ाए थे आपको, हाँ, ये प्रशासन वगैरह। तो देखिए, अगर आप जेएसएससी के स्टूडेंट है ना, जेएसएससी के स्टूडेंट है, जेटेट के स्टूडेंट है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए ये प्रशासन वगैरह इतने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जेपीएससी के स्टूडेंट है, वो लोग इनको एक बार इस पीडीएफ को रीड कर लीजिएगा, आपको समझने में परेशानी नहीं होगा। इस पीडीएफ को बस इस रीड कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं है जो समझने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए क्योंकि आप सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हैं। जेपीएससी 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो एनालिटिकल पूछती है, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछती है। तो वहां पे आपको ये सब काम आएगा, समझने में आपको आसान पड़ेगा किस प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था पुर्तगालियों के द्वारा भारत में स्थापित किया गया। तो आप रीड कर लीजिएगा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
धार्मिक और सांस्कृतिक क्या प्रभाव रहा, इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये जेएसएससी के बच्चों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। ये इनका जो है पुर्तगालियों का क्या कुछ प्रभाव रहा वो सब देख लीजिएगा। एक यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जेएसएससी के भी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट और जेपीएससी के बच्चों के लिए। पहला यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस यूरोपीय शक्तियों के द्वारा कहां स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था। आज सर आज टेस्ट नहीं हुआ जेपीएससी का, शेयर कर दिए हम टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट के लिए 45 क्वेश्चन और मेंस का 2 क्वेश्चन हम तो शेयर कर दिए टीम के साथ। हो सकता है कल संडे, कल आपको मिले, संडे ही होता है ना टेस्ट आपका, तो आज सैटरडे है, कल ही मिलेगा आपको क्वेश्चन। हम रात में ही सारा शेयर कर दिए थे कंटेंट, कुछ बचा हुआ था तो अर्ली मॉर्निंग में आज शेयर हम कर दिए, तो कल आपको मिल जाएगा टेस्ट। कल शायद संडे है ना, टेस्ट कल ही होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है 1556 में, याद रखिएगा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, जेएसएससी जेपीएससी दोनों याद रखिएगा। भारत की पहली वैज्ञानिक पुस्तक द इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स है ना, ये कब लिखा गया था, 1563 में। उसके अलावा इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि पुर्तगालियों के द्वारा कौन कौन से फसलों को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखिएगा काजू जो आप खाते हैं, तंबाकू, मक्का, अनानस, ये सारे फसल को इंट्रोड्यूस भारत में किनके द्वारा किया गया था, किनके द्वारा किया गया था, ये सारे फसलों को पुर्तगालियों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो ये 3 फैक्ट्स हैं जहां से क्वेश्चन जेएसएससी के भी परीक्षा में पूछता है, जेपीएससी में भी पूछ लेता है। अब जेएसएससी का आप तैयारी कर रहे हैं, जेएसएससी का अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एक्साइज का कर रहे हैं, तो कहीं भी एक्साइज के जीएस के सिलेबस में कहीं नहीं लिख देता है ना, एक्साइज के जीएस के सिलेबस में कहीं नहीं लिखता है कि एक्साइज का हिस्ट्री आपको पढ़ना है, दरोगा का हिस्ट्री पढ़ना है, जेपीएससी का हिस्ट्री पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ने को बोलता है वो आपको, एक्साइज का हिस्ट्री और दरोगा का हिस्ट्री नहीं। इसलिए ठीक से आप पढ़ लीजिए ताकि कोई भी परीक्षा हो फिर आपको सोचना ना पड़े। तो अपने से आप एक पैरामीटर सेट नहीं कर देंगे कि हम एक्साइज का देने जा रहे थे यही पढ़ेंगे, अपने से खुद नहीं सेट कर देंगे। 12th लेवल पढ़ने जा रहे थे यही, अरे भाई कौन सा क्वेश्चन कहां पूछ देगा क्या पता आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ देगा जेपीएससी में क्या पता, या इसके ऊपर पूछ देगा एक्साइज में क्या पता। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको हमें पढ़ना है। एग्जाम दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। आपका गोल ये होना चाहिए कि हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम कोई भी हो हम एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो इसको देख लीजिएगा जेपीएससी वालों, और जेएसएससी वालों जितना पढ़ा है उसके अलावा एक ठो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आज आगे हम लोग पढ़ेंगे, डच से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मेरा जुकाम ठीक नहीं हो रहा है। एक तो ऐसे ही मेरा आवाज भारी और भारी हो जाता है ऐसे में। चलिए अब डच के बारे में अगर बात करें, बहुत ज्यादा इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बहुत ज्यादा नहीं। तो डच एक भाषा है जो हॉलैंड, नेदरलैंड के आसपास के क्षेत्र में जो लोग डच भाषा बोलते थे, तो ये लोग वहां से आए थे इसलिए लोग हम लोग डच बोलते थे। बाकी कंट्री कौन था, कंट्री हॉलैंड और नेदरलैंड जो है, कंट्री हॉलैंड कहिए और नेदरलैंड जो है, ये कंट्री इस क्षेत्र से ये डच भारत में आए थे। डच एक लैंग्वेज था, है ना, एक नेदरलैंड हॉलैंड के आसपास के क्षेत्र में डच भाषा बोली जाती थी, वहां के लोग जो है डच बोलते थे। वो लोग जब भारत में आए उनको हमने डच का नाम दिया, है ना, डच वो के नाम से वो जाने जाते थे। तो ऑब्वियस ही बात है, जो भी कंपनी भारत में आती थी किस ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए कुछ नाम होता था, तो इनका भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना 1662 में, ठीक है। ये डच नाम है, याद रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ भी नहीं पाइएगा, डच भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। पहला कारखाना इनके द्वारा, ये जब भारत आते हैं, भारत में
आप देखोगे पुर्तगाली, जब पहला पुर्तगाली का आगमन हुआ वास्को डी गामा का 1498 में, तो प्रथम बार जब वो आया था ना, तो उसका महत्वाकांक्षा ज्यादा नहीं था। उसका भी महत्वाकांक्षा था कि वो आता था सिर्फ व्यापार करे। लेकिन जब पहली बार वो आया और व्यापार करने लगा, तो व्यापार करने के क्रम में भारत में बहुत सारी कमजोरियों को उसको एहसास हुआ। भारत में क्या कुछ कमजोरी है वो समझा। उसके अलावा साथ साथ में देखा कि अरब के और बाकी दुनिया के और भी जो देश जो व्यापार कर रहे थे वो भी प्रॉफिट कमा रहे थे। धीरे धीरे इसका लालच बढ़ने लगा, और जब दूसरी बार ये लोग आना स्टार्ट किए और उसके बाद जब आने लगे, तो इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। और इसी कारण फिर यहाँ पे सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य नहीं रह गया इनका, इनका एक समझ लीजिए यहाँ पे एक शासन स्थापित करना, प्रशासन स्थापित करना, है ना, रूल करने के उद्देश्य से दूसरी बार ये प्रवेश भारत में किए थे। डचों की अगर बात करें तो डच शुरू से ही क्लियर थे, इनको भारत में अपना शासन प्रशासन स्थापित नहीं करना था। डच का कहना था मैं भारत जाना है हमें, और भारत में ढेर सारा मुनाफा कमाना है और वापस लौट जाना है। डच के साथ एक और समस्या नहीं, एक और अच्छी बात ये थी कि ये इंडोनेशिया के साथ भी ये लोग व्यापार करते थे, है ना। और इनफैक्ट भारत से ज्यादा इनका लगाव इंडोनेशिया से था। इंडोनेशिया में भी मसाले और अदर चीजों के लेके यहाँ पे वो व्यापार करते थे। तो डच भारत में आते हैं किस पर्पज से? व्यापारिक पर्पज से। भारत आने के बाद 1605 इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, दोनों याद रखिएगा। मसूलीपट्टनम में ये पहली व्यापारिक फैक्ट्री, पहला कारखाना जो है स्थापित करते हैं। ठीक है, पहला कारखाना स्थापित करते हैं 1605 में। ठीक है, उसके अलावा और कुछ प्रमुख कारखानों को स्थापित करते हैं, इनको नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा है कि प्रथम जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई सभी पावर्स के द्वारा, वो आप याद रखेंगे, सबको रटने की जरूरत नहीं है। तो डच भारत व्यापारिक उद्देश्य से आएंगे। डच वो शक्ति थी जो भारत के साथ साथ ईस्ट इंडीज के साथ भी व्यापार कर रही थी। इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया के और देशों के साथ भी इसके व्यापार चल रहे थे। इसी कारण आप देखिएगा थोड़े बहुत संघर्ष अभी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद ये यहाँ से अंग्रेजों के साथ संघर्ष के बाद यहाँ से ये चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। एक ट्रीटी होता है अंग्रेजों के साथ, इसके बाद ये लोग जो है हट जाते हैं यहाँ। ठीक है, अब इनके कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए गए। प्रारंभिक में मुख्यालय इन्होंने पुलिकट तमिलनाडु को बनाया, बाद में नागपट्टनम को पुर्तगालियों से छीनकर मुख्य केंद्र बनाया। ये सारी कुछ शुरुआत में इनके द्वारा की गई, या कहिए शुरुआत की कुछ घटनाएं हैं, है ना। और किन वस्तुओं में ये जो है व्यापार करते थे उसकी जानकारी है, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आप सिर्फ याद रखिए किस जगह पे कौन सी वस्तु का व्यापार होता था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखिए भारत के साथ कोई भी यूरोपियन शक्ति आई है तो वो तो इसी चीजों में ना व्यापार करती थी। ओपियम हो गया, राइस हो गया, महंगे महंगे पत्थर हो गए हैं, और क्या हो गया, ब्लैक पेपर हो गए, इंडिगो हो गए, टेक्सटाइल सिल्क हो गए, इन्हीं सब चीजों में जो है व्यापार किया करती थी कोई भी यूरोपियन शक्ति। तो ये भी इन्हीं चीजों में व्यापार करते थे भारत के साथ। ये कौन? ये डच व्यापारी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात डचों से संबंधित है, उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1605 बिल्कुल पहली फैक्ट्री को ही आपको याद रखना, सभी फैक्ट्री याद रखना संभव नहीं है, और सभी फैक्ट्री से ना क्वेश्चन आएगा। सबके फर्स्ट फैक्ट्री को एक बार ध्यान आप रखेंगे। अब देखिए कितने लालची थे ये लोग, है ना, कितने लालची थे ये लोग। यूरोपियंस आज इतने सिविलाइज्ड बनते हैं, इतने अपने आप को सभ्य कहते हैं, लेकिन इनका इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक तो पता चलता है कितनी गरीबी थी, है ना। आज भारत के लोगों को किस नजर से देखते हैं, आप देखते हैं, है ना। तो आज से पहले चले जाइए 1600 के आसपास, अब इनकी स्थिति यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिलेगी। क्या स्थिति थी अंग्रेजों की? भारत जब ये व्यापार करने आता है, भारत व्यापार करने आता है, तो भारत में एक तो पुर्तगाली पहले से था, और जिस समय डच भारत में प्रवेश किया था, इसी समय पैरेलली समानांतर में इसी समय अंग्रेज भी भारत में व्यापार के उद्देश्य से प्रवेश कर रहे थे। और सब में सबसे ज्यादा लालची कौन था? सब में सबसे ज्यादा लालची कौन था? सल्ट पीटर। क्या है? सोरा को कहा जाता है सल्ट पीटर, सोरा, सोरा, है ना। इसी समय भारत में अंग्रेज भी प्रवेश कर रहे थे, और अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे तो अंग्रेजों के साथ इनकी जो है राइवलरी, इनकी प्रतिद्वंदता जो है सामने निकल कर आती है।
कुछ घटनाएं घटती है क्योंकि लालच से भरे हुए थे सभी शक्तियां, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डच हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे डेनिश हो, सब लालच से भरे हुए थे, इसलिए मार काट के लिए एकदम तैयार थे। रीजन ये था कि इतना मुनाफा दे रहा था भारत का व्यापार कि कोई भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। 1623 में एक घटना का जिक्र है। डचों ने इंडोनेशिया के एम्बियोना में अंग्रेज व्यापारियों की हत्या कर दी। ये 1623 में ये घटना होता है ना। 10 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है, किनके द्वारा? डचों के द्वारा। कहां पे? इंडोनेशिया में। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो डच है ये भारत के साथ साथ ईस्ट इंडीज और इंडोनेशिया में भी व्यापार करते थे, और सिर्फ यही नहीं, सभी जगह फैले हुए थे सभी शक्तियां। तो अंग्रेज भी पहुंचे हुए थे इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक झड़प के बाद 1623 में डच जो है वो 10 अंग्रेजों की हत्या कर देते हैं। कोई मेडिसिन सजेस्ट कर रहे थे ना गला के खराश के लिए, गला को ठीक करने के लिए कोई सजेस्ट किए थे? नहीं, तबीयत ठीक है, ये गला गला थोड़ा मेरा। एक मेडिसिन सजेस्ट किए थे, क्या नाम था देखिए ना, दिमाग से उतर रहा है, दोबारा रिमाइंड करवाइएगा। तो कोई सजेस्ट किए थे एक बार? सीना रेस्ट नहीं, नहीं सीना रेस्ट नहीं, कोई और था एक मेडिसिन गला के खराश के लिए, है ना, सिर्फ गले के खराश के लिए। चलिए ठीक है, गुड इवनिंग। अच्छा, सीना रेस्ट, ओके। नहीं, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए, वो जुकाम जो सर्दी जो हुआ ब्लॉक नहीं होना चाहिए, बाद में फिर बहुत परेशान करता है। तो सर्दी भी होना चाहिए एक साल में एक बार, उसको ब्लॉक नहीं करना है। बाकी गला जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको थोड़ा सिर्फ देखना है, बाकी नहीं। अच्छा देखो, अंग्रेजों के साथ एंग्लो डच वॉर भी चला था, टोटल 3 चला था, ठीक है। 1674 में तीसरा एंग्लो डच वार के साथ समाप्त हो गया था, डचों के साथ पूरा संघर्ष ही खत्म हो गया था। ये वाला घटना 1623 में घटा। घटने के बाद अंग्रेजों और डचों के बीच में एक क्या कहते हैं, एक संधि हुआ या कि ये बातचीत हुआ दोनों के बीच में, और इसमें फाइनली डिसाइड किया, अंग्रेजों ने कहा कि हम इंडोनेशिया को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं, और डचों को कहा गया कि डच पूरे भारत से पूरी तरीके से अपने आप को हटा ले। इसी संधि के साथ यहाँ पे कहानी रुक जाती है 1667 में। ये प्रसिद्ध है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। एक तो है कि ये संधि के बाद भी फिर पंगा हुआ है, तो 1674 में तीसरा जो एंग्लो डच वार हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का अंततः पूरी तरीके से विजय प्राप्त करते हैं, यहाँ से फिर डचों की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। ये वाला याद रखिएगा, 1674 तीसरा एंग्लो डच वार। डचों ने मसाला के व्यापार पे एकाधिकार कर लिया। मसाला का व्यापार कहां पे? तो इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार पे इनका एकाधिकार हो गया। भारत में अपना हस्तक्षेप वो पूरी तरीके से छोड़ दिए, और अंग्रेज जो थे वो इंडोनेशिया से बाहर हट गए, ठीक है। ये कहानी घटी है डचों के संबंध में। पतन हुआ, ये इतना डिटेल में कोई जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, यहाँ दिया हुआ एक बार पढ़ लीजिएगा। जेपीएससी वालों, जेएसएससी वालों, इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, भाई एक बार देखना चाहे तो देख लीजिएगा, ठीक है। देखना चाहे तो एक बार देख लीजिएगा। डच भारत में साम्राज्य निर्माण नहीं बल्कि व्यापार के लिए आए थे, बाद में उनका ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित रहा। तो कुछ लड़ाइयां लड़ी गई यहाँ पे, कुछ घटनाएं घटी, और अंततः जो है सारा वो जो है 1825 में अंग्रेज डच संधि के तहत भारत में उनके सभी उपनिवेश अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं, और यहाँ से डचों की कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है।
तो डच के बारे में प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं वो आप ध्यान रखिएगा। अब द मेन प्लेयर, सबसे बड़ा गुंडा, सबसे बड़े विलेन की एंट्री होगी। ब्रिटिशर्स की एंट्री तो हो ही चुकी है डचों के साथ साथ, लेकिन अब अलग से हम इसको पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, हाँ पढ़ा रहे हैं ना इंडियन सोल्जर। नाम क्या है, नाम रखिए सब लोग, पढ़ा ही रहे हैं ना। कोई सजेस्ट कर रहे हैं आइसक्रीम खाने के लिए? कमला एक का बोल रही है आइसक्रीम खा लीजिए सर। पंद्रह सौ निन्यानवे में इनकी कहानी स्टार्ट होती है। एक व्यापारिक संगठन ने पूर्व की ओर व्यापार हेतु संघ बनाया। क्या नाम था इस संघ का? द मर्चेंट एडवेंचरस के नाम से यह संघ बनाया जाता है। द मर्चेंट एडवेंचरर के नाम से यह संघ बनाया जाता है 1599 में। ठीक है, और यहीं से शुरुआत होती है इनकी व्यापारिक जो है जर्नी की शुरुआत होती है यहीं पे। 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम एक चार्टर जारी करती है। चार्टर जारी करने के बाद बहुत सारी शक्तियां देती है इस व्यापारिक कंपनियों को, इस व्यापारिक कंपनी को, और कहती है तुम जाके व्यापार कर सकते हो। सो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की जाती है 1600, और ढेर सारे इसको शक्तियां दी जाती है व्यापार करने के लिए। शुरुआत में जब ये चार्टर जारी होता है 1600 में, उस समय बोला जाता है कि ये शक्तियां तुम्हें 15 वर्षों के लिए दी जा रही है, लेकिन बाद में इसको अनिश्चित काल के लिए जो है बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए इसको इतनी शक्तियां मिलती है, और आने वाले समय में 1609 में अनिश्चित काल के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। क्या बताएं हम? पहला 1599 में शुरुआत मर्चेंट एडवेंचरर कंपनी नाम से एक शुरुआत होती है। 1600 में कुछ और कंपनियों को मिला के गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज के नाम से स्थापना होती है। तो इसको ढेर सारी शक्तियां दी जाती है व्यापार करने के लिए और अपने हितों की रक्षा करने के लिए। 15 वर्ष के लिए इसको शुरू में ये शक्तियां मिलती है, एक अधिकार मिलता है। 2-4 साल के बाद, सॉरी 1609 में इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो ये बैकग्राउंड है जहां से अंग्रेज भारत में प्रवेश करने का शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ का नाम आप लोग जरूर सुने होंगे। तो ये एलिजाबेथ प्रथम है, एलिजाबेथ ये प्रथम है। अब देखो यूरोप में तो बात फैल चुका है ना, इतना प्रॉफिटेबल है भारत के साथ जो बिजनेस है वो तो फैल चुका है ना सबके पास। ठीक है, सब जगह फैल चुका है, यूरोप के सभी देश समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो अब सब चाहेंगे हमें भी व्यापार से फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। हमने बताया ही आपको 60-60 गुना प्रॉफिट पे सामान बेचा जाता था यहां से ले जाके। कौन नहीं चाहेगा व्यापार करना? तो सब कॉम्पिटिटर आ गए, नए ट्रेड रूट्स की भी खोज हो चुकी है, आसानी से अब आ सकते हैं। अरब्स जो उनको डिस्ट्रक्ट किया करते थे, रोकने का काम करते थे, टोकने का काम करते थे, उनको भी एलिमिनेट, उनको भी खत्म कर दिया गया है, वो भी हट चुके हैं। तो अब रास्ता क्लियर है, रास्ते में फिर सिर्फ परेशानी क्या है? तो परेशानी वही यूरोप के लोग हैं, कोई डच है, कोई फ्रांसीसी है, कभी पुर्तगाली है, तो आपस में निपटना था, बाकी रास्ता क्लियर था। तो इसलिए सब अब धीरे धीरे भारत के ऊपर जो है, भारत की तरफ आना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आपको ये वाला पॉइंट आप पढ़े होंगे, वन लाइनर में भी बहुत बार पढ़े होंगे, विलियम हॉकिंस के बारे में। ये जहांगीर के दरबार पहुंचते हैं 1609 ईस्वी में। क्यों आते हैं? वही बात है, आते हैं एक मिशन के तहत आते हैं, कुछ व्यापार करने को लेके, क्योंकि उस समय राजा के परमिशन से व्यापार होता था। तो राजा से परमिशन लेने के लिए व्यापार करने को लेके ये क्या है, आते हैं। ये जाके
जहांगीर से कहते हैं कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना करनी है। लेकिन पुर्तगाली जो उस समय जहांगीर से अच्छे रिश्ते थे पुर्तगालियों के, पुर्तगाली तो पहले से ही यहाँ पे थे, स्टेबल थे, है ना। तो पुर्तगाली पहले से यहाँ थे, तो जब अंग्रेज हॉकिंस के दरबार जाके कहते कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना करनी है, हमें परमिशन दीजिए, तो परमिशन जो है डिनाई कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। पुर्तगाली जो है, पुर्तगालियों के विरोध के बाद मना कर दिया जाता है। और इस तरह से हॉकिंस जो भारत में आते हैं कुछ उद्देश्य, कुछ महत्वाकांक्षा के साथ, कुछ व्यापारिक फैक्ट्री खोलने को लेके जो आते हैं, पहली इनकी जो है टूट जाती है इनकी महत्वाकांक्षा, ठीक है। और ये फिर यहां से ये लौट जाते हैं, आगरा से ये लौट जाते हैं। इसी बीच में 1611 से लेकर 1616 के बीच में एक फैक्ट्री की स्थापना ये लोग करते हैं, कहां पे? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। क्या करते हैं? मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री की स्थापना 1611 में की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा, ये वाला याद रखिएगा, ठीक है। मसूलीपट्टनम में जो है ट्रेडिंग फैक्ट्री कह सकते हैं आप, 1611 में इसकी स्थापना की जाती है। अब यहां विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस की कहानी खत्म हो जाती है, यहां पे इनकी कहानी खत्म हो जाती है। अब एंट्री करते दूसरे पर्सन जिनका नाम था कैप्टन थॉमस बेस्ट। इन दोनों के ऊपर प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार, और आगे आने वाले समय में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो एक विलियम हॉकिंस और एक थॉमस बेस्ट, इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। इसको कुछ कोई विशेष फायदा नहीं होता है, यहां से चल जाता, जाके मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित करके जाता है ये जाते जाते, इतना बात। थॉमस बेस्ट क्या है? थॉमस बेस्ट जो है सूरत के तट पे पुर्तगालियों के एक फ्लीट को हराता है, पुर्तगालियों के एक मतलब पूरे उसके कहिए ना नेवल सेना को हराता है। इस बात से जो है जहांगीर बहुत इंप्रेस होता है, और जहांगीर इंप्रेस होने के बाद परमिशन दे देता है ना, मुगल परमिशन मिल जाता है फैक्ट्री खोलने को लेके 1613 में। क्या कहा हमने? पुर्तगालियों को अंग्रेजों के द्वारा, जिसका नेतृत्व कैप्टन थॉमस बेस्ट कर रहे थे, ये पुर्तगालियों के सूरत के तट पे उनको हराता है। ये चीज देख के मुगल इंप्रेस होते हैं, खुश होते हैं, और इसके बाद कुछ इनको कंसेशन मिलता है, इनको परमिशन दे दिया जाता है फैक्ट्री खोलने को लेके 1613 ईस्वी में। ठीक है जी, कोई दिक्कत? क्लास स्टार्ट हुई कितना देर हुआ नेहा? क्लास अब खत्म होगा 10-15 मिनट में, ठीक है। 5 बजे के आसपास जुड़ा करिए आप लोग टाइम पर, ठीक है। 5 बजे के आसपास जुड़ा करिए आप लोग सब लोग, और सब जुड़िए लाइव, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव करा करिए क्लास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुबह में क्लास ले लीजिएगा। अच्छा ठीक है सबीर, अभी तुरंत तो है ना नहीं कह सकते हैं कौन सा 1608 किसको लेके बोल रहे निकेत? कहाँ पे 1608 है, कंफर्म करिए। 1612 में हराते हैं ये, किसको 1608 कह रहे हैं, थोड़ा इसको कंफर्म करिए। ठीक है, 1613 में सूरत में फैक्ट्री जो है 1613 में स्टैब्लिश होगी, और 1611 में मसूलीपट्टनम में। क्या डाउट है इसमें? इसमें क्या डाउट है? अब दो व्यक्ति, अब एक और व्यक्ति का नाम, 1615 में थॉमस रो आते हैं। ये ब्रिटेन के राजा जेम्स वन के एम्बेसडर बन के भारत आते हैं, और
आते हैं कुछ और कमर्शियल ट्रीटी करने को लेके आते हैं, उद्देश्य से, बहुत सारे कमर्शियल ट्रीटी करने के उद्देश्य से भारत आते हैं, लेकिन इनको वहां पे फायदा मिलता नहीं है, कमर्शियल ट्रीटी तो हो नहीं पाती है, लेकिन कुछ प्रिविलेज, इनको कुछ विशेषाधिकार मिलता है मुगलों के द्वारा। और क्या मिलता है विशेषाधिकार? ये मिलता है कि आगरा में इनको परमिशन मिलता है, अहमदाबाद में परमिशन मिलता है, बरोच में मिलता है कि इन 3 जगहों पे अंग्रेज जो है फैक्ट्री खोल सकते हैं। बहुत सारा एक लंबा चौड़ा ट्रीटी करने को लेके ये लोग आते हैं, ठीक है। ये थॉमस रो जो है वो बहुत लंबा चौड़ा एक कमर्शियल ट्रीटी करना चाहते हैं, संधि करना चाहते हैं मुगलों के साथ, लेकिन मुगल मना कर देते हैं। लेकिन मना करते हैं, लेकिन कुछ कुछ विशेषाधिकार दे देते हैं, बोलते ठीक है ये तो मना कर दे रहे हैं, ऐसा कोई संधि तो हम करेंगे नहीं तुम्हारे साथ, लेकिन ठीक है जाओ आगरा में, अहमदाबाद में और बरोच में तुम जाके ट्रेडिंग फैक्ट्रीज खोल सकते हो, ट्रेडिंग फैक्ट्रीज खोल सकते हो। तो 3 नाम अंग्रेजों के बारे में बार बार परीक्षा में पूछता है और आगे भी पूछेगा। कौन कौन? रिपीट करिए मेरे साथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1609, दूसरा कैप्टन थॉमस बेस्ट 1612, और तीसरा सर थॉमस रो 1615। इन तीनों का नाम याद रखेंगे, तीनों आते हैं, क्या कुछ उनके समय होता है, तीनों के बारे में याद रखिएगा। एक जाते जाते मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बना के जाएगा, एक जाते जाते सूरत में फैक्ट्री बना के जाएगा, और एक जाते जाते आगरा, अहमदाबाद और बरोच में फैक्ट्री बना के जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। चलिए, सबसे खुराफात यही लोग था, अंग्रेजे था, बाकी तो फिर भी ठीक है। अब पहला फैक्ट्री तो मसूलीपट्टनम हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं, उसके बाद भी बहुत सारे फैक्ट्रियों की स्थापना होगी। 1632 में गोल्डन फरमान का नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। गोल्डन फरमान के बारे में, गोलकोंडा का जो क्या कहते हैं सुल्तान है, उसके द्वारा एक गोल्डन फरमान जारी किया जाता है 1632 में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके तहत 500 पैगोडा प्रति वर्ष अंग्रेज देने का वादा करते हैं, बदले में उनको फ्री ट्रेड करने की आजादी मिलती। यही सब नींव डालता है ना, भारत को गुलाम बनाने की नींव यहीं पे रखी जाती है। ये जो फ्री ट्रेड करने की जो आजादी मिलेगी ना, और अभी फारूक सियार के द्वारा भी बहुत सारे विशेष अधिकार दिए जाएंगे, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है, वही पूरी तरीके से जो है कहानी जो है खत्म कर देगा। तो मिलता है ये। उसके बाद 1633 में मिला परमिशन, फैक्ट्री वगैरह खोलेगा, है ना। हरिहरपुरा बालासोर में फैक्ट्री स्थापित करेगा 1639 में, है ना। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। एक संत जॉर्ज नाम से एक फोर्ट, एक किला बनाते हैं ये लोग, और यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर भी ट्रांसफर कर देते हैं कोरोमंडल तट पर। तो ये सारी जो है चीजें होती हैं। कब? गोल्डन फरमान जारी करने के बाद फ्री ट्रेड की परमिशन मिलती है, ये लोग धकाधक जाके फैक्ट्री वगैरह, ट्रेडिंग सेंटर, फैक्ट्री, किलाबंदी करने लगते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत करने लगते हैं, और उसी के क्रम में ये सारी घटनाएं घटी हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री कभी पढ़े ही नहीं? दादी नानी आपको नहीं सुनाई है क्या गांधी जी का कहानी? है? गांधी जी का कहानी नहीं सुने हैं आप? अच्छा, भारत में एक चीज बताए क्या नहीं बताए, भारत में डचों से तो हम लोग देख लिए, डचों के साथ संधि वगैरह अंग्रेज किया, और वो तो देख लिए, लेकिन पुर्तगाली भी तो थे भारत में। तो क्या पुर्तगालियों के साथ कोई पंगा नहीं हुआ? क्या हुआ है? एक लाइन या एक पॉइंट जो आप लोग पढ़े भी होंगे, कैथरीन पुर्तगाली राजकुमारी थी, कैथरीन, उसका शादी चार्ल्स द्वितीय से होता है ना।
विश्व इतिहास का सबसे बड़ा दहेज डाउरी है जी। अंग्रेजी जो राजकुमार थे चार्ल्स द्वितीय, इनकी शादी या इनका विवाह किससे होता है? कैथरीन से होता है? सुने है ना इनका नाम? क्योंकि डचों के साथ तो क्या कुछ हुआ वो तो हम दिखा दिए, कहाँ कुछ झगड़ा हुआ, इंडोनेशिया में पंगा हुआ, संधि हुआ और वो साइड हट गया। पुर्तगाली भी तो थे भारत में, वो भी तो चैलेंज करेंगे ना अंग्रेजों को। तो भारत दुनिया के इतिहास का, या खास करके छोड़िए भारत के ही समझिए, सबसे बड़ा डाउरी का अंग्रेजों के संदर्भ में सबसे बड़ा डाउरी का एग्जाम्पल आपको यही मिलेगा देखने को, जब चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों के द्वारा बॉम्बे दिया जाता है डाउरी के रूप में, और सब बोल देते हैं कि सिर्फ भारत में ही लोग दहेज लेते हैं। देखो अंग्रेज भी दहेज दे रहे, डाउरी दे रहे है कि नहीं? और छोटा मोटा डाउरी नहीं है, पूरा का पूरा बम्बई दे रहा है। तो बॉम्बे मिलता है डाउरी के रूप में, ठीक है, इनडायरेक्टली बॉम्बे मिलता है डाउरी के रूप में। और चार्ल्स द्वितीय क्या करेगा? बॉम्बे का अचार थोड़ी लगाएगा, बॉम्बे को दे देता है इन कंपनी को दे देता है और बोलता है कि बदले में हमको कुछ पैसा दो। 10 पाउंड के आसपास मांगता है, हमको 10 पाउंड दो प्रतिवर्ष, और बाकी तुम जो है इसको क्या कर लो, रख लो जी, तो इसको तुम रख लो और इससे तुमको जो मुनाफा कमाना है कमाओ। तो बाद में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का हेडक्वार्टर भी बॉम्बे शिफ्ट कर दिया जाता है, सूरत से हटा के। सूरत पहले था, सूरत से हटा के बॉम्बे को प्रेसिडेंसी बना दिया जाता है, ठीक है। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बॉम्बे को बना दिया जाता है 1687 में। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी कि वेस्ट के क्षेत्र में जो अंग्रेज थे या उनका पूरा व्यापार चल रहा था, उनका हेडक्वार्टर कहां बन जाता है? बॉम्बे बन जाता है 1687 में। इससे पहले सूरत से वो लोग सब कुछ पूरा व्यापार को ऑपरेट करते थे, अब ऑपरेट ये लोग किससे करेंगे? बॉम्बे से करेंगे। तो ये एक घटना है, इससे क्वेश्चन पूछ भी देता है, नहीं भी पूछता है, जो भी हो, लेकिन याद रखना सबको पता है तो आपको भी पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। तो अब देखिए कैसे कैसे चीजें शांत हो गई है ना। तो चार्ल्स द्वितीय दामाद बन गए हैं किसके? पुर्तगालियों के। डच तो ऑलरेडी शांत हो चुके हैं, तो डच और पुर्तगाली का समस्या अंग्रेजों के लिए खत्म हो गया। और सबसे बड़ा समस्या इन लोगों को पैदा होता है किससे? फ्रांसीसियों से। देखेंगे हम लोग, फ्रांस वाले सबसे ज्यादा इन लोगों को परेशान करते हैं। डच और पुर्तगालियों को तो आसानी से एलिमिनेट कर दिया इन लोगों ने, है कि नहीं? डच और पुर्तगालियों को आसानी से इन्होंने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। अब आइए बंगाल की ओर। पश्चिम के क्षेत्र का देख लिया आपने, दक्षिण में भी देख लिया, अब आ जाइए पूरब के क्षेत्र में, बंगाल के एरिया में आ जाइए। जस्ट एक सेकेंड। हाँ, फ्रेंच तो बिल्कुल ठीक थे, ब्रिटिशर से तो एथिकली थे वो लोग, एथिक्स था थोड़ा बहुत उनके पास। ये सबसे ज्यादा बदमाश यही लोग था, है ना, सबसे ज्यादा धूर्त यही था अंग्रेज। सभी में जितने यूरोपियन शक्ति भारत में प्रवेश की, उसमें सबसे धूर्त यही लोग थे अंग्रेज, है ना, बदमाश। दो विश्व युद्ध भी इन्हीं के कारण हुआ है। देखा जाए तो यही रूट काउज है, और पूरी दुनिया को भड़काने वाले भी यही है, अंग्रेजी है, आग लगाने वाले। अब आ जाइए बंगाल की ओर में। देखो बंगाल में अपना पैर जमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शक्ति अगर चाहे यूरोप में, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे डेन्स हो, डच हो, फ्रांसीसी हो, अंग्रेज हो, बंगाल नहीं कंट्रोल होगा तो भारत कंट्रोल नहीं होगा। रीजन, बंगाल बहुत ही प्रोस्पेरस था उस समय, आपको पता है ना, बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था वो। ट्रेड हो, कॉमर्स हो, रिसोर्सेस हो, सब चीज में बंगाल जो है बहुत ही डेवलप था उस समय, ठीक है। तो बंगाल की ओर ये लोग स्विच करते हैं, दिशा डालते हैं। 1651 में बंगाल का सूबेदार शाह सूजा था। शाह सूजा के पास अंग्रेज जाते हैं और शाह सूजा कहता है 3000 रुपए तुम मुझे वार्षिक शुल्क दो, उसके बदले में बहुत सारे व्यापारिक अनुमति, उनको व्यापार करने की अनुमति बंगाल के सूबेदार के द्वारा दे दी जाती है। इसके बाद बंगाल में भी फैक्ट्री स्थापित होगी, और हुगली का आप नाम जानते हैं, 1651 में हुगली में
पूरब के अगर पहली फैक्ट्री की बात करें तो 1651 में हुगली में पहली फैक्ट्री जो है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की जाती है। इसके अलावा कासिम बाजार हो गया, पटना हो गया, राजमहल हो गया, इन क्षेत्रों में भी फैक्ट्रियां स्थापित की जाती है। बट जहां से प्रश्न पूछेगा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हुगली 1651 में, जब परमिशन इसको मिल जाता है 3000 रुपया वार्षिक शुल्क के बाद, तो पहली फैक्ट्री ये लोग कहां पे, हुगली में ही स्थापित करेंगे 1651 में। हाँ जी, ठीक है। अब शांत तो रहेगा नहीं ये लोग, शांति से, है ना, एक होता है ना कि अब ठीक है तुमको मिल गया, व्यापार करो और चीजों को शांत रहने दो, लेकिन नहीं, तांडव तो करेगा ये लोग, है ना, इलीगल काम तो करेगा ये लोग। तो हुआ ये कि जब ये लोग व्यापार करते थे, है ना, जब व्यापार करते थे तो होता ये था कि लोकल जो चेक पोस्ट हुआ करते थे ना उस समय, जैसे आज आप लोग देखते हैं टोल्स वगैरह देखते हैं, क्रॉस इंटरस्टेट बॉर्डर्स जो होता है, उसी प्रकार के उस समय भी चेक पोस्ट हुआ करते थे। ट्रेड जब होता था दो एरिया में तो एक चेक पोस्ट जैसा हुआ करता था जो राजा या शासक के नियंत्रण में होता था। तो यहाँ का अधिकारी जो था वो अधिकारी क्या करता था, इन अंग्रेजों से, इन लोगों को गोरा गोरा देख के सोचता था इन लोगों को कुछ बुझाता नहीं है। जैसे आज घूमने आते हैं अंग्रेज तो गाइड लोग जो होते देखते हैं 50 की जगह 500 बोल देते हैं, लेकिन अब भाई गूगल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, और फिर वीडियो बन के आ जाता है, देखते हैं कि लूटने का कोशिश किया, पैसा ज्यादा, घूमने आए थे अंग्रेज और उससे ज्यादा पैसा 50 की जगह उसको 500 रुपया बोल दिया। तो वही वाला चीज है, ये लोग सोचता था कि अंग्रेज आया हुआ है, लूट लो इन लोग से। तो चेक पोस्ट में बहुत ज्यादा इन लोग से क्या कर लिया जाता था, पैसा ले लेता था ये लोग। अभी सबसे परेशान हो गया था अंग्रेज, है ना, ये सब जब हो रहा था तो परेशान हो गया था, और साथ ही साथ डिस्टर्ब करता था इन लोगों को व्यापार करने में। तो अब चाहता था अंग्रेज की प्रॉपर हम लोग अपना कोई फोर्टिफिकेशन करें, किलाबंदी करें, प्रॉपर फैक्ट्रियों का सिक्योरिटी बढ़ाएं, ठीक ठाक से हम आर्मी खड़ी करें, ताकि अगर हमारा इनके साथ कोई युद्ध वगैरह हो, झड़प हो, या हम पैसा देने से मना करें, तो ऐसे स्थिति में हम अपने इंटरेस्ट को बचा सके। ये सारी चीजों को जो है लेके ये काम करते हैं। 1686 में ये सब जब होता है स्थिति, तो शाइस्ता खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने हुगली को लूटा। जब इस तरह से हरकत ये लोग करने लगते हैं अंग्रेज और फोर्टिफिकेशन वगैरह की शुरुआत करते हैं, शाइस्ता खान को पता चलता है, जो उस समय सूबेदार था, ये क्या करता है, जाके अंग्रेजों को लूटने का काम करता है 1686 में। 1686 में अंग्रेजों को लूटने के बाद उसको खदेड़ के भगा दिया जाता है, बोला जाता है कि अनहाइजीनिक जगह पे भेज दिया जाता है, ऐसा जगह जहां जो रहने लायक नहीं था। धीरे धीरे किसी प्रकार से ये लोग जो है रिटर्न होते हैं, ठीक ठाक जगह पे जाते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं। 1690 में जॉब चारनाक ने सूतानूटी में अंग्रेज की बस्ती बसाई, है ना। तो सूतानूटी नाम का एक जगह था बंगाल में ही, वहां पे जाके एक अंग्रेजों की एक बस्ती बसाने का काम करते हैं। जब इनको हुगली से खदेड़ के भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है शाइस्ता खान के द्वारा, तो सूतानूटी नाम के जगह पे अंग्रेजों के द्वारा एक बस्ती को बसाया जाता है। अभी ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम प्लेयर को मिसबिहेव किया, वही तो बता रहे हैं ना। तो ऐसा गोरा देख के कंफ्यूज हो जाता है, वो सच में भारत का ही, ये देश का ही एलियन उलियन तो नहीं है। मतलब गोरे तो यहाँ पे भी हैं, भारत में ऐसे थोड़ी गोरे नहीं है, लेकिन वो लोग सही में अचानक से देखो तो अलग ही लगता है, वो लोग एलियन ही दिखता है। उतने गोरे भारत में नहीं देखने को मिलते हैं ना। अलग भारत में लोगों की जो लोगों का कलर है, बहुत अच्छा कलर है, बहुत अच्छा, चाहे गोरे हो, चाहे सांवले हो, चाहे काले हो। ठीक है, तो चलता है, पंगा चलता है ना, पंगा चलता है। थैंक यू भैया। का है जी साबिर अली, सामने की काले हैं आप? सावले हैं या काले हैं आप? ठीक है, चलिए। सूतानूटी में जब अंग्रेज बस्ती बस्ती है, तो गोविंदपुर और कालीकट्टा के नाम से जो जाना जाता था, इन क्षेत्रों का जो जमींदारी है, वहां के जमींदार से वहां की जमींदारी ये लोग परचेज कर लेते हैं, खरीद लेते हैं 1200 रुपया में, और इन्हीं को मिला के फिर कलकत्ता बनाया जाता है। इन्हीं क्षेत्रों को, इन्हीं गांवों को मिला के, इन्हीं जमींदारी एरियाज को मिला के कोलकाता का निर्माण किया जाता है 1698 में। ठीक है,
1700 में फोर्ट विलियम का निर्माण होता है। किलाबंदी का प्रयास शुरू से कर रहे थे वो लोग, हम आपको बताएं। किला उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता था। हर चीज आप वहां पे अपना आर्मी स्टेशन कर सकते थे, अपने आर्म एमुनेशन रख सकते थे, हथियार रख सकते थे, आप जिस चीजों में व्यापार कर रहे हैं उसको प्रोटेक्ट कर सकते थे, हर तरीके से, है ना, हर तरीके से इंपॉर्टेंट होता था। तो 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण हुआ, है ना, और इसी को पूर्वी प्रेसिडेंसी के रूप में बनाया था। पश्चिमी प्रेसिडेंसी किसको बनाया गया? सूरत से हटा के बॉम्बे को, और पूर्वी प्रेसिडेंसी बंगाल में फोर्ट विलियम को बनाया जाता है 1700 में। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग रोकते हैं, कल आगे का फारूक सियार के द्वारा जो फरमान जारी किया था वहां से कल की कहानी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेट की क्लासेस है, अभी रोशन सर की क्लासेस है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? फोर्ट विलियम के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है जी, बहुत बार पूछा है। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंसी, एक प्रेसिडेंसी बनती है, तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन बने? कोई जानते हैं? चलिए, यहां से क्वेश्चन आता है ना। सर चार्ल्स अय्यर, ठीक है, सर चार्ल्स अय्यर यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। ये पहले प्रेसिडेंट बनते हैं फोर्ट विलियम के, या कहिए पूर्वी प्रेसिडेंसी का जो ये मुख्यालय था, इसके पहले प्रेसिडेंट इनको बनाया था। तो यहाँ पे मारधाड़ चलता है, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर अंग्रेजों के बीच में, और अंततः जो है ऐसे कहानी बढ़ती है आगे। 1698 में 3 जमींदार खरीदता है, लोग जमींदारी को खरीदता है, 3 क्षेत्र की जमींदारी, उसी को मिला के कलकत्ता बनाता है, और यहीं पे फोर्ट विलियम का निर्माण करता है ये लोग, और इसको पूर्वी प्रेसिडेंसी का मुख्यालय बनाता है। सर चार्ल्स अय्यर को इसका क्या है, इसका क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट बनाता है। तो यहाँ अंग्रेज की कहानी यहाँ हुई। कल देखेंगे हम लोग फ्रांस को, देखेंगे फ्रांसीसी शक्ति को देखेंगे। उससे पहले जो फारूक सियार के द्वारा गोल्डन फरमान जारी किया गया था, जिसको मैग्ना कार्टा माना जाता है, बोला जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो गोलकुंडा के द्वारा के शासक के द्वारा दिया गया था, वो तो था ही, है ना, गोल्डन फरमान। उसके अलावा दूसरा जो सबसे टर्निंग पॉइंट माना जाता है, फारूक सियार के द्वारा दिया गया गोल्डन फरमान, ठीक है, वो माना जाता है टर्निंग पॉइंट के रूप में, है ना, क्योंकि उसमें इतने सारे विशेष अधिकार दे दिए गए थे ना, कि अंग्रेज अपने आप को यहाँ के शासक समझने लगे, अपने आप को यहाँ के रूलर समझने लग गए। और वही टर्निंग पॉइंट था कि भारत में अंग्रेजों का महत्वाकांक्षा इतना हाई हो जाता है कि फिर वो ट्रेडिंग कंपनी तक अपने आप को सीमित करना नहीं, बल्कि भारत का, पूरे भारत का शासक बनने का जो है, ये क्या कहते हैं, एम्बिशन के साथ आगे बढ़ते हैं ये लोग। यही फारूक सियार के जो है गोल्डन फरमान के बाद, उसको मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, कल पढ़ेंगे, ठीक है उसको। नहीं नहीं नहीं, सही है, अय्यर कूट अलग है वो। ठीक है, जी 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 जी, पीटी का ही हो रहा है। चलो, कल मिलते हैं हम लोग, ठीक है, कल मिलते हैं, और कल संडे है, कल देखते हैं क्या कल चलेगा, फिर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद फिर रफ्तार तेज हो जाएगा, है ना। ये वाला थोड़ा ठीक से पढ़ लेते हैं, इधर से क्वेश्चन बहुत मकड़ जाल जैसा है ये वाला सेक्शन। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हम बात हमेशा हाईलाइट कर देते हैं, उसको अलग से नोट भी बना लीजिएगा आप, एकदम बार बार पूछता है वहीं से क्वेश्चन, हम हमेशा हाईलाइट कर देते हैं क्वेश्चन कहाँ से आएगा, उसका एक फ्रेश नोट्स भी आप बना सकते हैं, जो जो पॉइंट्स है वहीं से क्वेश्चन पूछेगा, वहीं से ही पूछेगा। उसके बाद तेजी से फिर बढ़ेंगे, जब 1885 में हम लोग घुसेंगे, तो फिर हम लोग तेजी से बढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना, फिर आगे हम लोग तेजी से बढ़ेंगे, ज्यादा टाइम उधर नहीं लगेगा। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में जो टाइम लगता है इधर ही लगता है, ये वाला हो गया। उसके बाद जितने जो विद्रोह हुए, सैनिक विद्रोह हो गए, या किसानों के द्वारा जो विद्रोह हुए, पीजेंट्स रिवोल्ट हुए, इस सब में टाइम थोड़ा लगता है, उधर टाइम नहीं लगेगा वो,
वो तो सटसटा के 1885 से 1947 पहुंचने में कोई समय नहीं लगेगा, जल्दी से हो जाएगा वो। उसको भी मैप से देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल फ्रांसीसी के साथ ये वाला सेक्शन पूरा हमारा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू। मिल जाएगा पीडीएफ।